अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इत्तेहाद की दुहाई देते रहे हर जगह, चाहे वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि हमारे में इत्तेहाद होना चाहिए। अगर इत्तेहाद नहीं होता है तो इसका बहुत अजीम नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान की सियासत में ये बात आती रही और ये इल्ज़ामात लगते रहे कि असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर वोट डालने नहीं देते और वो हर जगह पहुंच जाते हैं और वोट कट जाता है, जिसकी वजह से बीजेपी को मदद मिलते जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी इस पर यह कहते हैं कि वो दूसरी पार्टियों की तरह एक सियासी जमात के सदर हैं और वो भी अपनी रसाई, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसी ताकत बढ़ाने के ऊपर जो सबसे बड़ा एक्सपेंस आ रहा है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो रही है, सबसे बड़ी नुकसान हो रहा है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान खतरे में डाल रही जा रही है। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, रोटी या खाने का मामला हो, कपड़े का मामला हो, सर पे टोपी का मामला हो या दाढ़ी का मामला हो, बहरहाल ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिसमें कि मुसलमानों की जान के लिए ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी पार्टी कामयाब हो जाती है, इंतशार के बाद ऐसी पार्टी कामयाब हो जाती है जो पार्टी खुल्लम खुल्ला ये कहती है कि हमें 20 की ज़रूरत नहीं है, 80 हमारे लिए काफ़ी हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि खैर ये बात तो है कि इत्तेहाद जब तक हमारे में नहीं रहेगा, या इत्तेहाद के अलावा भी शऊर बेदारी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे में। और जिस तरीके से शऊर होना चाहिए वो शऊर कम है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन जब आता है उस वक्त हमारा शऊर बहुत ज़्यादा बेदार होना चाहिए और सोच समझकर वोट करने की बात होना चाहिए। खैर, अब मुसलमान भी होश में आ गए हैं और कर्नाटका से इसकी शुरुआत हुई है। तेलंगाना इसकी दूसरी इनिंग्स थी जहाँ पे ये बात आई कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम रहनुमा हो या कोई और हो, हम सोच समझकर अपना वोट देंगे। और ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें कहीं पर भी कोई भूल चूक की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। लोग अपने घरों से निकले और निकल के वोट देने की जो बात है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक किस्म से लोग रजामंद हो गए हैं या तैयार हो गए हैं, अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लिए हैं कि वो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना वोटिंग तनासुब बढ़ाएंगे। अगर वोटिंग तनासुब बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा तब्दीली हमें मिल सकती है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के 200 सीट ऐसे हैं जहाँ पे गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने सिर्फ 1% से 4% के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। अगर हम वोट परसेंटेज 5% अगर हम बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तब्दीली यहाँ पे आ सकती है। भारत जोड़ो हो या न्याय यात्रा हो, इसमें भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें, चाहे वो जोड़ने का मामला हो या फिर न्याय हासिल करने का मामला हो, वहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। वैसे भी बीजेपी को 2024 में ये कहा जा रहा है, मेरा बोलना नहीं है मगर ये बात कही जा रही है कि श्री रामचंद्र जी ही बीजेपी को हराने जा रहे हैं। बखौल शंकराचार्य लोगों के, वो लोग कहते हैं कि हर काम में पंडित जी का दखल होता है, चाहे वो शादी की तारीख फिक्स करना हो या कुंडली जमाना हो या बच्चे का नामकरण करना हो या किस दिन किताब खोल के सबक पढ़ना है या किस दिन आपको घर से निकलना है या घर के बाहर निकलना है। ऐसे हर चीज़ों में, चाहे वो अमावस का नाम हो या पूनम का नाम हो, बहरहाल इस तरह ये बात कही जाती है। और एक ब्राह्मण ने ये बात नहीं कही है बल्कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि जब आपका घर ही तैयार नहीं हुआ है उसमें आप रामलल्ला की मूर्ति को, या अब जो 22 जनवरी को जो होने वाला है, आप वहाँ पे कैसा बिठा सकते हैं जब घर तैयार नहीं होता है। और ये बात ज़रूर है कि ऐसे सब चीज़ों में जब पंडितों का नाम लिया जाता है या पंडितों को आगे किया जाता है, उन्हें पीछे ताली मारने के लिए रखा गया है और ये सब काम करने वाले हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। अगरचे कि हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पे सबसे बड़े रखवाले हम हैं, या राम के
नाम को आगे लेके जाने वाले। अगर कांग्रेस ने ये कहा है कि राम सबके हैं और इसीलिए चूंकि बीजेपी यहाँ पे सियासी फ़ायदा हासिल करना चाह रही है, इसीलिए कांग्रेस इस तकरीब में शरीक नहीं हो रही है। तो बात यह है कि अब किस तरीके से हाल जो हकीकत हो रही है, राम मंदिर तैयार तो नहीं हुआ है फुली तौर पे या मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुआ है। फर्स्ट फ्लोर को तैयार करने की कोशिश हो रही है, इसी में राम लल्ला को भी बिठाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणों का ये कहना है कि ये जो चीज़ हो रही है ये पूरी बदशगुनी है या हालात सही नहीं रहेंगे और इसका खुमियाजा बीजेपी को हो या मोदी साहब को हो भुगतना पड़ेगा। इत्तेहाद की बात जहाँ पर आई थी तो हिंदुस्तान में यकीनन इत्तेहाद के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक सियासी तौर पे 2024 का सियासी मुस्तकबिल हम आइंदा 5 सालों के लिए तय कर सकते हैं। इत्तेहाद हिंदुस्तान का ख़तरे में नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों का ख़तरे में नहीं है या हमारा इत्तेहाद ख़तरे में नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि इत्तेहाद को कहीं कौन किसको कैसा इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए। इसकी अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए कि सऊदी अरब के पड़ोस में यमन एक मुल्क है, वहाँ पे हौथियों को अमेरिका और यूके मिल के वहाँ पे निशाना बना रहे हैं। अब ये चीज़ हो रही थी, इससे पहले अगर देखा गया तो या इसके बीच में जो बात आई वो फ़लस्तीन में जिस तरीके से इज़राइल ने हमला करते हुए मासूम फ़लस्तीनियों को हमास का नाम लेते हुए वहाँ पे मारा है। तो हमास पर ये इल्ज़ाम है कि ईरान की बहुत ज़्यादा तायद हमास को हासिल है। ऐसे हालात में चाहे वो हमास हो या हुती हो, इन सब को कहीं ना कहीं अमेरिका एक जगह, अमेरिका यूके एक जगह निशाना बना रहा है तो इसराइल दूसरी जगह फ़लस्तीन में ये निशाना बना रहा है। अब ईरान की जो तायद हो रही है, ईरान को कैसा नुकसान पहुंचाना या चाहे वो पाकिस्तान में किस तरीके या पाकिस्तान को किस तरह इस्तेमाल करना, इस बात का अंदाज़ा इस हफ्ते हो गया है। अब ऐसे में हुआ ये कि अब ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। फ़लस्तीन एक तरफ था और यमन एक तरफ था, अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों इस्लामी ममालिक हैं और दोनों भी न्यूक्लियर पावर हैं। इनके बीच में एक किस्म से निफाक डालने की एक कोशिश हुई है और कोशिश कामयाब भी हुई है, इसलिए कि ईरान जिस तरीके से हमला किया है पाकिस्तान पे, उसी तरह पाकिस्तान ने भी हमला करने की एक पहल शुरू कर दी है। वह पाकिस्तान के ताल्लुक़ से बात करने में यह है कि पाकिस्तान वैसे भी एक फेल्ड स्टेट है, भूखमरी, गरीबी, बेरोज़गारी, इससे काफ़ी अवाम वहाँ पे परेशान है। अब पाकिस्तान के पास इतना दम खम कहाँ से आया, ये बात मैं समझता हूँ कि साफ़ है कि कहीं ना कहीं किसी ऐसे बैरूनी मुल्क का हाथ है या बैरूनी हाथ वहाँ पे कार फरमा है जो कहीं ना कहीं हमारे इत्तेहाद को फिर तोड़ने की एक कोशिश हो रही है। इसीलिए कह रहा था मैं कि चाहे वो हिंदुस्तान में हो, किसी ना किसी को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से दुनिया में भी अगर देखा गया तो अब पूरे मिडल ईस्ट में या क्या हम तीसरी जंग के करीब जा रहे हैं? क्या मुस्लिम ममालिक इसी तरह लड़ कर अपने आप में क्या और इत्तेहाद को तोड़कर पारा पारा करने की नौबत पे ला दिए हैं? ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक किस्म से जो साजिश रची जा रही है और हमारे समझ के बाहर ये चीज़ नहीं आ रही। मुसलमान के इत्तेहाद को तोड़ने की हिंदुस्तान में जिस तरह कोशिश हुई है, अगर देखा गया तो बीजेपी की बी टीम बन के कोई काम करता है यहाँ है, तो वैसे इज़राइल और अमेरिका की बी टीम के तौर पे पाकिस्तान वहाँ पे काम कर रहा है। पाकिस्तान के ताल्लुक़ से ये भी कहा जाता है कि कमज़ोर माली मौक़िफ़ का फ़ायदा उठाते हुए ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है और पाकिस्तान वहाँ पे मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान अपनी जगह है, लेकिन हम फिल वक़्त जिस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, 2024 शुरू हो गया है, हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कहाँ पर कौन किस तरह कैसे हमें इस्तेमाल करता है, उससे हम बचना चाहिए। और बच के अगर हम हमारा सिर्फ यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर बात करेंगे तो वोटिंग तनासुब अगर हम बढ़ाते हैं तो ही मैं समझता हूँ कि आइंदा 5 साल हम
दाढ़ी से डरने की ज़रूरत नहीं है, टोपी रखने की ज़रूरत से डरने के लिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इन सब जो मसाइल जो अब तक 10 सालों में हुए हैं या 9 सालों में हुए हैं, इससे बचने की एक कोशिश हो सकती है। बच के एक हम हिंदुस्तान को फिर से जो हमारा हिंदुस्तान था उसको फिर से बनाने में एक पहल कर सकते हैं। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम किस तरह अपना सियासी मुस्तकबिल हो या हमारा मुस्तकबिल को किस तरह दरख्शां बनाने की कोशिश है, इसका आगाज़ कर सकते हैं। चूँकि 24 आ गया है, अभी से मैं समझता हूँ कि जहन साजी होना चाहिए कि हम ये बात करें कि एक अच्छे हिंदुस्तान के लिए हम कदम उठा रहे हैं, और क़दम उठाकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर बाकी सब चीज़ हमारे पीछे रहेगी। हम आगे बढ़ते हुए एक अच्छे हिंदुस्तान को हमारे सामने पेश कर सकते हैं। ऐसे हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आहिस्ता तरीक़े से या अपने अपने आप में ही अपने अजीज़ व अक़ारिब में, दोस्त अहबाब में सियासी गुफ्तगू बिल्कुल इस तरीक़े से करें कि आप बिटवीन द लाइन्स या इन हुरूफ के बीच में जो बात करने की बात है या लाइन्स के बीच में जो बात करने की है, उसी तरीक़े से आहिस्ता आहिस्ता ये पहल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं कि हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, बस यही करना है। किसको वोट डालना है वो तो आप सभी लोग को मालूम है कि हमारा मुकाबला किससे हो रहा है और कौन इसका मुकाबला कर सकता है, तो आप वो अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन फिल वक्त यह है कि चाहे वो कहीं पर भी हो, ख़ास तौर पे अगर हम शुमाली हिंद की बात करेंगे, जुनूबी हिंद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन शुमाली हिंद में हमारे को फ़िरक़ों में और इसके अलावा भी पेशे में या रहने सहने के ढंग में हर एतबार से तोड़ने की एक कोशिश हो रही है। उससे बचकर सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने की बात करें और ताकतवर उम्मीदवार जो हैं उसके लिए एक इत्तेफाक राय क़ायम करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें कामयाबी मिल सकती है और हम 5 साल के लिए एक किस्म से अच्छे हिंदुस्तान में हमारी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन सकते हैं, या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हम ज़हनी तौर पे सुकून में रह सकते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये सोचकर इस फ़िक्र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हर एक को अपना किरदार निभाना है, अपना रोल जो निभाना है वो आपको अपने अजीज़ व अक़ारिब के बीच में ये बात सामने लाकर एक राय आमा में अगर हम तब्दील कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा हथियार हमारे लिए बन सकता है। बहरहाल ये ऐसी चीज़ है कि इसे आज से शुरू करेंगे तो 2 महीने में इसका असर हमारे को सामने मिल सकता है, और 2 महीने में इलेक्शन जब करीब आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक मई में इसका समर भी मिलने को मिलेगा। बहरहाल इन बातों के साथ मैं समझता हूँ कि अपने प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।